नमस्कार। प्राचीन काल से ही मनुष्य आकाश की तरफ देखता आया है। अपने से संबंधित भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सदैव उत्सुकता की भावना और उनको जानने की तत्परता रही है। ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन पर ब्रह्मांड या उसकी वस्तुओं के प्रभाव की जांच करने की एक वैध विधि है। ग्रह, नक्षत्र और उससे जुड़ी स्थितियां मानव मात्र के व्यक्तित्व को आयाम देती हैं। हम इस ज्ञान के टुकड़े का प्रयोग कर आर्थिक, प्रेम तथा अन्य भाग्य संबंधित घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ज्योतिष हमें यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है कि जीवन में क्या घट रहा है और क्या घटने वाला है। साथ ही दुनिया का अवलोकन करने के रूप में, एक खिड़की के रूप में भी यह कार्य करता है और खुद को आगे बढ़ाने और अपने को एक बेहतर संस्करण में बदलने में भी मदद देता है। ज्योतिष आध्यात्मिक दुनिया को समझने में, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। यह विद्या एक अद्भुत और आकर्षक विज्ञान है जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। परा और अपरा विद्या के पुल के रूप में भी ज्योतिष कार्य करता है। इस ज्ञान के उचित प्रयोग से संकटग्रस्त व्यक्ति प्रकृति का सहयोग प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र से अपना भाग्य तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन समस्याओं से लड़ने की शक्ति जरूर पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है कि जीवन में 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं: तटस्थ, अच्छा और बुरा। साथ ही अनुशासन चौथे पक्ष का परिचय करता है। वह पक्ष जो बताता है कि मानव कर्म के माध्यम से जीवन में होने वाली घटनाओं से कैसे प्रभावित होता है। इस विषय को और अधिक गहराई से जानने के लिए और अपने मन की सभी उत्सुकताओं को शांत करने के लिए, ज्योतिष पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री दीपक विसारिया जी। दीपक सर का एक लंबा अनुभव ज्योतिषीय गणनाओं को लेकर रहा है और हमारे गुरु श्री के एन राव जी द्वारा ज्योतिष के बनाए नियमों को भी सर ने बहुत बारीकी से समझा है। मैं अपनी टीम की तरफ से सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ तरुण जी हैं और डीएन शर्मा जी हैं। मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और अपने मन की जिज्ञासाओं को सर के द्वारा शांत करने का प्रयास करें। धर्मनारायण शर्मा जी। थैंक यू राजदीप सर। सबसे पहले आपका अभिनंदन और आपका स्वागत है हमारे समग्र ज्योतिष चैनल के ऊपर। सर, जैसे राजदीप ने एक्सप्लेन किया, ज्योतिष अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जो पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है इन सब के बारे में जानने की उत्सुकता जो लोगों में रहती है उसको पूरा करता है। आपसे सर एक बेसिक और फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी जिज्ञासा का एक सवाल है कि ज्योतिष क्या आम आदमी को जानना चाहिए, ज्योतिष के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके? प्लीज जरा इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैं समझता हूं कि जिसने भी विद्या प्राप्त करी है उसको जरूर ज्योतिष पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा। अब देखिए, जो 1900 में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 10% था, औरतों का 1% था, तो विद्या नहीं थी। अब ये सोचिए, हमारे महर्षि जो थे 5,000, 7,000 या 3,000 साल जो भी आप माने, उस समय तपस्या से इतना कुछ ज्ञान छोड़ गए हैं। ज्ञान में योग भी है, गीता भी है, सब कुछ है। और ज्योतिष जो है उसे हम वेदांग का मतलब वेद का चक्षु कहते हैं, आंखें कहते हैं। और ज्योति, ज्योति मतलब जो इल्यूमिनेट करती है, सबको ज्योति प्रकाश प्रदान करती है। तो अगर हमको विद्या प्राप्त है और हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे जो हमारे ऋषि हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमारा जीवन पूरा अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं, एक तो जो ऋषियों ने दिया है वो आप समझेंगे, दूसरा जो आपकी कुंडली है वो एक तरह से आपका एक जो आत्मा का पूरा डिजाइन है। मतलब आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कितने आपके संचित कर्म हैं, कहाँ पे हैं। अब ये अगर कोई अपने जीवन काल में ना जाने तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिसने भी पढ़ाई लिखाई कुछ करी है और खासकर भारत में अपने शास्त्रों के का ज्ञान समझना चाहिए, कुछ हद तक लेना चाहिए, और ज्योतिष में यही करते हैं हम लोग। वेरी वेल एक्सप्लेन।
ये तो बेसिक एक सवाल था कि जो लोगों को ज्योतिष जानना चाहिए। सर, ज्योतिष से लोग स्पिरिचुअलिटी को भी कनेक्ट करते हैं, ऐसा कहते हैं, और हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी जो है दे गो साइड बाय साइड। मतलब एक आध्यात्मिक होना और ज्योतिष को जानना, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। इस पे थोड़ा सा बताएं सर, क्या आध्यात्मिकता और ज्योतिष को दोनों को मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जैसे राजदीप जी ने भी बताया, जो ज्योतिष को माना जाता है कि एक पुल है परा और अपरा विद्या के बीच में। अब कुछ जो हम गणना करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो पहले समझते हैं, एस्ट्रोनॉमी हुई या कुछ है भाग है, वो अपरा विद्या में आता है। पर जब हम इस विद्या को ठीक से समझते हैं तो अपने हमारे अध्यात्म जागृत होता है। तो अब फिर इसको हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी ज्योतिष का प्रयोग करते हैं, वो पराविद्या में आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो भाग है। अब जब कोई, अब देश काल पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें एक स्पिरिचुअल पर्सन की कुंडली देखें, आध्यात्मिक व्यक्ति की, सन्यासी की कुंडली देखेंगे, तो पहले भाव भाव से यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा छठे भाव से आ जाएगी, दुश्मन बीमारी रह जाएगी, ध्यान समाधि, इस तरह से सारे भाव देखने लगेंगे। तो ये जो है कि देश काल पार्थ के अनुसार पूरी की पूरी कुंडली बदलती है। और इसमें जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, उसको समझने के बाद उसका अध्यात्म कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। और ये जरूर है, क्योंकि आप जैसे आप ज्योतिष कर रहे हैं, तो सबसे पहले करते जाएंगे, तो उसके बाद कुछ समय बाद आपको आभास होगा कि ये तो मेरे कर्म बोल रहे हैं। तो कर्म जब आपको समझ में आने लगेंगे कि भाई आपको कुछ तकलीफ हो रही है, या आपका कारकांश लगन से कुछ दिखाई दे रहा है, या कुछ आप कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, वो पिछले जन्म के कर्म का फल मिल रहा है, ये एहसास होने लगता है। तो उस समय जब आप कर्मों का फल अपने जीवन में खुद देखते हैं, तो अपने आप ही आध्यात्मिक हो जाते हैं, और अध्यात्म की तरफ आप चलते हैं। और कर्म का जो थियोरी है, कर्म थ्योरी है, उसको समझने लगते हैं। तो ये जो है, आपको ज्योतिष जो है वो अपरा विद्या से पराविद्या पे ले जाती है, और आम आदमी से आध्यात्मिक व्यक्ति बनाती है। थैंक यू सर, इट्स वेरी नाइस। सर, एक चीज और थी, एक मेरी अपनी पर्सनल उत्सुकता है कि जैसा कि शास्त्रों में भी पढ़ा है और आपने भी बताया कि ज्योतिष विद्या कर्म बेस्ड है, कर्मा बेस्ड है। और जिस समय ये ज्योतिष को लिखा गया था ऋषि और मुनियों ने, अराउंड 5000 ईयर्स बैक, तो तब चीजें, उनका रूप कुछ और था। तो आप क्या ऐसा समझते हैं कलयुग में उसी ज्योतिष का स्वरूप कुछ बदल गया है? प्रिडिक्शन करने का तरीका, या ज्योतिष को एक्सप्लेन करने का तरीका, या ज्योतिष से क्या मुझे मिलना है या मुझे आगे क्या करना है, ये सब चीजें काफी बदल गई हैं। मतलब इनको दूसरे रूप में देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए। पर जैसे आपका जो पहला भाव है वो आपका स्वभाव हुआ, या आपका स्वास्थ्य हुआ, और ये किस तरह के आपका चरित्र है, ये सारी चीजें के लिए देखा जाता है। दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है, तीसरा भाई बहनों के लिए, वो तो रहेगा ही। पर उसमें जो है कि कुछ देश काल पात्र तो आपको देखना ही हमेशा किस तरह का व्यक्ति है। अब उस जमाने में भी, उस समय भी लोग होते थे, कुछ आध्यात्मिक होते थे, कुछ चोर उचक्के होते थे, अलग अलग व्यवसाय होता था। अब जैसे व्यवसाय बदल गया है, तो उसको आपको, शिक्षा बदल गई है, एजुकेशन बदल गई है, तो उसको अलग अलग जो आपके ग्रह हैं, उनको समझना चाहिए। और ये आपको ये संभव है रिसर्च द्वारा। अब जैसे आपने देखा भारतीय विद्या भवन में कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं जाता। राव साहब ने जब तक 50-100 कुंडलियों में कोई चीज लगा के पैरामीटर
या कुछ आपका नियम लगा के देखा नहीं है जब तक वो लिखते हैं ना बोलते हैं। अब जैसे मुझे सबसे पहले बताया उन्होंने कि भाई आप देख के आइए, रिसर्च क्लास में था कि पीके से क्या शिक्षा दिखती है। तो अब पीके आप लगाइए, पीके में आप देखिए कौन कौन से ग्रह से कौन सी शिक्षा आ रही है। उसको फिर नवांश में देखिए, चतुर्विंशांश में भी देखिए, उसको फिर जो उसके ऊपर दृष्टियां पड़ रही हैं वो सब देख के एक शिक्षा निकाली जा सकती है। तो इस तरह से जो अलग अलग हम लोगों को जो नियम मिले हैं उस पे लगातार काम करते रहना चाहिए, फिर ही हमको कुछ अच्छा नतीजा मिलेगा और हम एक सटीक भविष्यवाणी कर पाए। सर मेरे पास सवाल तो बहुत ज्यादा है और हाँ। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। जैसे आप बता रहे हैं ना, आप समझा रहे हैं, इट इज सो नाइस। तरुण जी को मैं देने से पहले एक थोड़ी सी चीज और जानना चाहूंगा सर। जैसे आजकल जमाना ना कंप्यूटर एज हो गया, हम्म। थिंग्स आर गोइंग एआई बेस्ड होता जा रहा है और रिश्तों के मायने बदलते जा रहे हैं, भावनाएं बदलती जा रही हैं। जो पहले विवाह एक संस्कार हुआ करता था, वो आज एक फॉर्मेलिटी या उसके क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। लोग साथ रहते हैं, उसको ही विवाह मान लेते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या ज्योतिष के अंदर समझी जा सकती हैं? जो हमारा ज्योतिष विज्ञान लिखा हुआ है, क्या उसमें देखा जा सकता है? उनसे प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल की जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको व्यक्ति का के बारे में जितना जानकारी हो उतना अच्छा रहेगा, फिर उसके बारे में आप एक भविष्यवाणी कर पाएंगे, सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। और उसमें सारे आपके वर्गों का प्रयोग करना चाहिए, कारकों का प्रयोग करना चाहिए, 5-6 दशाओं का प्रयोग करना चाहिए, और चर और कारकों का प्रयोग करना चाहिए। जो कारक का प्रयोग है जेमिनी में, वो भारतीय विद्या भवन से अच्छा कहीं और नहीं है। जो राव साहब ने हमको शिक्षा दी है, जो किताबें लिखी हैं, उस सब से मिला के तो एक हम मतलब बिल्कुल आज के संदर्भ में, आज जैसे हो रहा है, लोग पूछ जानना चाहते हैं भी हम विदेश में सेटल होंगे नहीं, हमारा बच्चा बाहर पढ़ेगा कि नहीं। वो प्रायोरिटीज अलग हो गई हैं। अब उनको हमको समझना है और उसी पे ही भविष्यवाणी करनी है कि ये व्यक्ति क्या पूछना चाह रहा है। अब जैसे विवाह को लेके भी परेशानियां हैं, बच्चों की विवाह के लेके, किसी को संतान से लेके परेशानी है, तो उसका क्या है, उस संदर्भ में हमको समझना है, देश काल पात्र को समझना है और फिर भविष्यवाणी करनी है। आपके इस डिस्कशन से मेरा थोड़ा सा कंक्लूजन जो मैंने समझा, कि जब किसी को ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, तो ज्योतिषी को एज ए मेंटर, एज ए डॉक्टर एक्ट करना चाहिए, और जो जातक है उसको एज ए पेशेंट जाना चाहिए कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे चेस्ट में दर्द है, कंधे में दर्द है, फिर ज्योतिषी से पूछें। ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा नहीं, लगता पर ऐसा होता नहीं है। लोग पहले तो आपको टेस्ट करते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको कितनी ज्योतिष आती है। और जैसे, पर यह है कि जरूर जब काफी लोग जो है अपनी कुंडलियां 5-6 जगह दिखा के आते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे जरूर आप को एक जो आपको कुंडली में दिख रहा है वो बताना चाहिए आपको, और सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर आपको उसको सही सलाह देनी है, और तो आपको जानना पड़ेगा कि वो उसके दिमाग में क्या है। हालांकि आप उसकी कुंडली से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पर फिर भी जितना आप उससे बातचीत करेंगे उतना उसके बारे में ज्यादा आपको समझ में आएगा। है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट तरुण जी, तरुण के पास भी काफी जिज्ञासाएं हैं। तरुण जी प्लीज आप सर से डिस्कस करें। थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू सर। आप हम्म। इतना अच्छा हमारे को इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसको इतने अच्छी तरीके से डिटेलिंग में बता रहे हैं, ताकि इसका जो मासेस के लिए यूज है, जिस पर्पस के लिए साइंस आई है, वो पुट टू यूज हो सके, लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। हम वही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको अपनी क्लैरिटीज मिले, वो उसको और अच्छी तरीके से यूज कर सके, उनको बेनिफिट मिले। एक मेरे को क्वेश्चन था सर कि एस्ट्रोलॉजी हमें अफेक्ट कैसे करती है? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस, हु गेट रीडिंग्स। एस्ट्रोलॉजी हमारे को जनरल लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है सर? देखिए, अब भगवान ने जो अपना बनाया है नियम, मतलब इट्स अ परफेक्ट सिस्टम। मतलब परफेक्ट सिस्टम किस तरह से है कि भाई जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। भाई एक व्यक्ति अंधा क्यों पैदा होता है, एक व्यक्ति गरीब क्यों पैदा होता है, एक अमीर क्यों पैदा होता है?
उसके कर्म कारण है। अब भगवान ने ये रख करा है कि भाई आपके जो कर्म अनुसार आपको फल मिलेंगे, वो छूट दे दी है। बट आत्मा तो वही है। अब हर एक आत्मा जाती है। अब कोई जैसे हमने देखा है कि फिर रीबर्थ होते हैं, फिर से जन्म होता है। इस पे काफी कुछ लिखा भी गया है। और इयन स्टीवनसन जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी करीब 1000 केसेस लिए हैं। बहुत कुछ काम हुआ है, मतलब ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में, यूएस में काफी काम हुआ है। तो ये रीबर्थ वाला है, ये भी लॉजिकल है। लॉजिकल इसलिए है कि भाई जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये चीज अगर हर एक कोई समझ जाए, मान लीजिए आप समझ गए, मैं समझ गया, समाज में सब लोग समझ में लगे कि भाई हमारे कर्म का असर होता है, फल मिलता है, तो एक समाज में जो क्राइम रेट है, जो अत्याचार है, जो मतलब गलत चीजें हैं, वो बदलेंगी। तो एस्ट्रोलॉजी का वहां पे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है कि आप लोगों को रियलाइज करा दें कि भाई एक कर्म का फल मिलता है। तो भविष्यवाणी देनी तो अलग बात है, पर ये कर्म का फल का और कर्म का कॉन्सेप्ट है, इसको अगर कोई समझ जाए तो मतलब उसमें जरूर सुधार आ जाए। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट क्या है, वो आपने मेरे बिना पूछे ही आपने मेरे को हमको वो चीज का बता दिया सर। एक चीज मैं और पूछूंगा सर, बहुत लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अबाउट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर और टेलिंग सम थिंग्स अबाउट पास्ट। हमारे जो हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है, समझा है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि ये सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट है, उसका एक छोटा सा एक एप्लीकेशन है, वन ऑफ द फॉर्म्स जिसको आप जिसमें यूज कर सकते हो। तो जो उसका ब्रॉड एस्पेक्ट है कि ये हमारे ये विद्या हमारे मार्ग पे, जिस मार्ग पे हमको चलना है इस जन्म में, उस पे ज्योति डालती है, उस पे प्रकाश डालती है। इस पे थोड़ा सा सर और हमको बताइए सर कि ये और कौन सी एरियाज में जागृत करती है। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गीता में लिखा है, सब जगह लिखा है, वो यही है कि भाई आपको जो अल्टीमेट गोल है वो आपका मोक्ष है। अब मोक्ष प्राप्ति, अब मोक्ष प्राप्ति के लिए आप जो कर्म है, ये भी माना गया है कि भाई आप जो अच्छे कर्म करेंगे, जो विद्या प्राप्त करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सोल ले जाती है और अगले जन्म में भी काम आती है। राव साहब भी कहते थे कि ज्योतिष आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अगले जन्म में आप एक ऐसे परिवार में पैदा होंगे जहाँ पे ज्योतिष को प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह के कर्म का फल मिलता है। जैसे एक वो कहानी सुनाते थे कि एक हाथी था, तो राव साहब भी सुनाते थे। जो हाथी था वो बड़ा स्वभाव का अच्छा था। वो खूब गीता की पोटलियां ले जाके लोग ट्रांसपोर्ट करता था, लोगों में बांटता था। तो अगले जन्म में मतलब इतने अच्छे कर्म थे हाथी के, जीव के, कि उसे मनुष्य जन्म मिल गया। तो थोड़ा मोटा पैदा हुआ, संस्कार वो आए, पर वो उसको मनुष्य जन्म मिल गया कर्म के अनुसार। तो इस तरह के जो किस्से हैं, कहानियां हैं, तो उसमें अगर देखें तो बड़े लॉजिकल है। और यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये ज्ञान प्राप्त करना, एस्ट्रोलॉजी को समझना, कर्मा को, थ्योरी को समझना, एस्ट्रोलॉजी द्वारा एक रियलाइजेशन आना कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, ये बहुत बड़ा एक योगदान है एस्ट्रोलॉजी का। और हमको इस पे ही निर्भर करके आगे चलना चाहिए। सर मेरा आपने फिर से जो अगला क्वेश्चन मैंने पूछना था कि हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी चेंज द प्रोस्पेक्ट इन अ पर्सनस लाइफ, उसकी लाइफ में नए चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं, हाउ इट कैन ब्रिंग चेंजेस, आपने वो भी आंसर कर दिया सर। ना नहीं, वही है, अब चेंजेस आ जाता है। अब भारतीय विद्या भवन में देखिए, जब हम लोग अपने 2 साल के कोर्स के बाद हम लोगों से, स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताइए आपको कैसा लगा कोर्स, तो हर एक कोई इसी एंगल में जवाब देता है। हमको समझ में आ गया कि कर्म का फल क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, जीवन कैसे व्यतीत करना है, कहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सारी बातें करने लगते हैं। बिल्कुल सर, हमने खुद ये चीज फील की थी कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमको करना क्या है, किस तरफ चलना हाँ है, किसके लिए आए हैं हाँ हम यहाँ पे, क्या हाँ क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें क्लैरिटी में आती है सर।
मेरे सवाल ये थे सर, थैंक यू सो मच। राजदीप, आप टेक ओवर लीजिए। सर ये श्रृंखला तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्कशन पॉइंट ऐसा है कि इसमें तो सवाल निकलते ही रहेंगे। मेरे एक दो मन में जिज्ञासाएं हैं बेसिक सी, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सर, ज्योतिष में क्या केवल होरोस्कोप देखना ही एक फॉर्मूला है, या ज्योतिष उससे भी आगे है? देखिए, मैंने जैसे बताया, ज्योतिष उससे भी आगे। अगर हम यहाँ पे अध्यात्म तक पहुंचे नहीं है, मोक्ष का सोच नहीं रहे हैं, तो किसी ना हमारे कुंडली में आएगा ना हम बता पाएंगे। जी। तो हमको मोक्ष की तरफ बढ़ना है, और ज्योतिष का जो प्रयोग है वो अध्यात्म के लिए भी करना है, और देश काल पात्र देख के करना है। अब आपके पास अधिकतर जो प्रश्न आते हैं कि विवाह में क्या होगा, संतान क्या करेगी, मकान बनेगा कि नहीं, या विदेश जाएंगे कि नहीं, बच्चा विदेश जा रहा है, पीआर मिलेगा कि नहीं, माइग्रेशन इमिग्रेशन होगा कि नहीं, वीजा आएगा कि नहीं, इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको। जबकि कुछ पहले पहले जो अमेरिकन आते थे राव साहब के पास, या रूसी भी हमारे पास जो आए थे, वो अध्यात्म की बात करते थे। हालांकि अध्यात्म के कि उनके जो जो उनके कर्म थे, या जो उनका जो जीवन का जिस तरह से जीवन रह रहे थे, तो वो कहीं मोक्ष के आसपास नहीं होते हैं, पर वो मोक्ष की बात करते हैं जरूर। सर, एक चीज और है इसमें, जैसे ज्योतिष को थोड़ा सा एक अंधविश्वास या एक मिथ के रूप में भी देखा जाता है। तो आज के संदर्भ में ये बात तो सिद्ध हुई है कि ज्योतिष में हम ऐसी चीजें निकाल पाए हैं जो शायद उन मिथ से ऊपर है, और साइंस भी उन चीजों को नहीं पकड़ पाया है। आने वाले भविष्य में आप ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उसको कितना एडवांस रूप में देखते हैं, आज के जमाने के रूप में, कि वो आने वाले टाइम में हमें किस प्रकार सहायता दे सकती हैं, किसी भी रूप में? देखिए, अब इसके मैं बताता हूँ कि सबसे पहले ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिष का ऊपर पढ़ाने पे एक केस हुआ मद्रास यूनिवर्सिटी में, मद्रास में। फिर वो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। तो 1 साल तक राव साहब हमारे साथ लगे रहे, हम राव साहब के साथ लगे रहे, ये स्थापित करने के लिए कि ज्योतिष जो है उससे सटीक भविष्यवाणी दे सकते हैं। तो उस पर किताब भी लिखी थी। तो वो सब कार्य हुआ है। और जैसे ये मेरा मानना है कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, जो हमको मिले हैं राव साहब से, या पुस्तकों से, या कहीं पे, उस पे जो शोध करना बहुत आवश्यक है। अब उसको शोध को मैं बोलूंगा फाइन ट्यून करना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अब राव साहब ने मुझे बोला एक दफे, कि पूरी क्लास को बोला, रिसर्च क्लास को, कि आप देखिए, जब आपके जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर हो, या शनि की दृष्टि हो, तो देखिए कोई व्यवसाय में बदलाव आता है कि नहीं। सब लोग पकड़ के लाइए। अब ये देखा, क्योंकि राव साहब ने ऑब्जर्व करा था बहुत दिनों से, कहीं ना कहीं वो ठीक था। तो देख, वास्तव में जब हमने अपने पूरा का पूरा देखा करियर में क्या क्या हुआ था, तो पाया कि हाँ, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ऐसे बहुत लोगों ने देखा। तो इसको और सटीक बनाने के लिए ये नवांश में भी देखिए, कारक को भी देखिए। जैसे मैंने पुत्र कारक का उदाहरण दिया, एक शब्द बोल दिया कि पुत्र कारक से शिक्षा दिखती है कि नहीं। अब ये तो नहीं है खाली पुत्र कारक देख के आप सबकी शिक्षा बताने लगेंगे। मंगल पुत्र कारक कितने लोगों का होता है, अब सबकी एक सी समान शिक्षा तो नहीं होगी, पर कैसे आएगी उसको फाइन ट्यून करना है। नवांश में जाइए, दशमांश में जाइए, चतुर्विंशांश में जाइए, दशाएं देखिए। तो उससे कहीं ना कहीं आपको जो है, एक कुंडली देखते ही आप किसी व्यक्ति की शिक्षा बता देंगे, उसका व्यवसाय बता देंगे, वो संभव है। और वहां पे क्या है कि आपके ज्योतिष को एक जो रिकग्निशन, पहचान नहीं मिल रही है, वो मिल जाएगी। सर, आज के डिस्कशन से एक पॉइंट तो यहाँ निकल के जरूर आया कि हमें ज्योतिष सीखना चाहिए। हम्म। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और किसी नए विषय के साथ आपके साथ हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।